Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Ansel Institutes. Dear children, this is the good opportunity for your life developments and your career because the Ansel Institutes provided to you fully well developed digital classroom and the practical lab. जी हाँ दोस्तों, आज की हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एनालिसिस की। आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं यूपी बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये PYQ है, 2025 का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि आगे आने वाले 2026, 27, 28 में किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। यदि यूपी बोर्ड एग्जाम की बात करें ना, प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने को मिलता है, बाकी 3 घंटे का एग्जाम होता है और 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखे रहेंगे, यदि आपको 70 में 70 पाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको पूरे 10 साल का मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने वाला हूं, रेगुलर प्रैक्टिस कराने वाला हूं, ताकि आप जो है काफी आसानी से 70 में 70 अंक ला सके यूपी बोर्ड एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं बिना कुछ सोचे समझे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। देखिएगा, सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि अस्पर्धी अपवर्जन का नियम किसने दिया था। ध्यान रखे रहेंगे, यदि एग्जाम की बात करें यूपी बोर्ड में टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन की बात करें 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है वो वास्तव में MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और पहले में ऐसे क, ख, ग और घ करके 4 MCQ दिए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, पहले का जो भी आंसर होगा आप उसे यहां पे करके लिख लेंगे काफी आसान से। पहले का जो भी आंसर है याद रखे रहेंगे, क का क आंसर है, ऐसे आंसर लिख देंगे। यदि उषा का कुछ और भी आंसर है, जो भी आंसर है उसका आंसर लिखेंगे, ऐसे तीसरा करके आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन का लेवल कितना होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है अस्पर्धी अपवर्जन का नियम किसने दिया था। भाई गास ने दिया था, जिसमें 2 तरीके के एनिमल्स, 2 तरीके के इंडिविजुअल्स, 2 तरीके के जीव एक सिंगल चीज के लिए, सिंगल कंपोनेंट्स के लिए आपस में कंपीट करते हैं। इसे कहा जाता है अस्पर्धी अपवर्जन का नियम और इसका बात किसने किया था, गास ने किया था। याद रखे रहेंगे, पहले का क आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चीजें देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। याद रखे रहेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें, एक चीज नोटिस करिए, जो डीएनए है ना, डीएनए जो है ना, डीएनए की पास कैपेसिटी होती है कि वो एमआरएनए बना सकता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। याद रखे रहेंगे, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है बात। एक चीज और भी नोटिस करिएगा, जो आरएनए है ना, आरएनए के पास कैपेसिटी है कि आरएनए से डीएनए बन सकता है और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बट ये क्या पूछा हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अभी मैं आपको बताता हूं। ट्रांसलेशन क्या है भाई, ट्रांसलेशन का मतलब है आरएनए से प्रोटीन का बनना। अब ये 2 बातें, ये तो आंसर होगा नहीं, डायरेक्टली पता चल गया, यानी या तो साउदर्न ब्लॉटिंग होगा या तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होगा। अब नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है, जैसे मान लीजिए वो आरएनए है, वो क्या है, आरएनए है और वो आरएनए 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 को ट्रांसफर कर रहे हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, नाइट्रोसेलुलोजिक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आरएनए का नाइट्रोसेलुलोजिक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना सडन ब्लॉटिंग कहलाता है। जबकि मैं बात करूं, यदि इसके पास आरएनए लगा दिया रहता, आरएनए का सॉरी डीएनए का नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना सडन ब्लॉटिंग कहलाता है। और डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे
ट्रांसफर हमेशा ही सडन ब्लॉटिंग कहलाता है, और सडन ब्लॉटिंग का उपयोग किसमें करते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में करते हैं। तो याद रखे रहेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में किसका उपयोग किया जाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हमेशा ही प्रयोग करते हैं सडन ब्लॉटिंग का, ना कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर ग पे। अर्थात कहने का मतलब है ख का आंसर क्या हो जाएगा? ख वाले का आंसर हो जाएगा सडन ब्लॉटिंग। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का एनालिसिस काफी आसानी तरीके से कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज हम लोग सर्च कर लें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। मलेरिया की सबसे घातक प्रजातियां क्या है? याद रखे रहेंगे, मलेरिया की 4 प्रजातियां होती हैं। सबसे पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेराई और प्लाज्मोडियम ओवेल। यदि यदि बात करें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, ये सबसे घातक बीमारी है जो अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिकन मलेरिया काफी घातक होता है जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर सही हो जाने वाला है। चीजों को ध्यान में रखे रहेंगे। ग का क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा? पहला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पे। चीजें आसान है, यदि आसान हो रही हैं तो आप आंसर भी जल्दी जल्दी लेकर के जाइए। विड्रॉल टेस्ट किस लिए किया जाता है? देखिए, विड्रॉल टेस्ट की बात करें ना, तो ये विड्रॉल टेस्ट अक्सर जो है टाइफाइड के लिए किया जाते हैं। विड्रॉल टेस्ट टाइफाइड बीमारी की जांच करने के लिए किया जाता है। घ का आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ वाला आंसर सही हो जाने वाले हैं। चीजें देखिए, कितने आसान क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यूं आप क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करिए और चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर लिखिए और नंबर लेकर के घर जाइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए भाई और आंसर बताइए। दूसरे पे हम लोग आ गए। शुक्राणु जनन क्या होता है? देखिए, शुक्राणु जनन को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? भाई, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन क्या होता है? भाई, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। एक नंबर का क्वेश्चन है। चुटकी में 2 लाइन, एक लाइन में लिख करके जाइए, एक में एक, फुल में फुल नंबर आप पाने वाले हैं। बताइए शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। समजातता क्या होता है? याद रखे रहेंगे, समजातता क्या है? इसमें 2 बातें आती है, समजात अंग और समवृत्ति अंग आता है। समजात अंग क्या होते हैं? वे अंग जिनका कार्य क्या हो? अलग अलग हो। कार्य क्या हो? अलग अलग हो, और उसकी उत्पत्ति या फिर रचना समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। समजात अंग बोलते हैं। याद रखे रहेंगे, समजात अंग बोलते हैं। तो भाई, समजात अंग क्या है? जिसकी उत्पत्ति वो रचना समान है और कार्य अलग अलग है, क्या कहलाता है? समजात अंग कहलाता। ध्यान में रखे रहेंगे। इसका उदाहरण यदि पूछा है तो उदाहरण का आंसर क्या होने वाला है? जो आपके 4 लिम्ब है ह्यूमन का। ठीक है बात। एलिफेंट की बात करें, ऐसे कह लीजिए, घोड़े की बात करें, हॉर्स की बात करें, उसका 4 लिम्ब है। वेल की बात करें, इन सभी के एनाटॉमी देखेंगे, ह्यूमरस, रेडिया, अल्ना और फाइलेंजेस पाए जाते हैं। उत्पत्ति तो समान है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। यही कहलाता है समजात अंग, और ये कहलाता है समजातता। नेक्स्ट है अस्थि मज्जा के 2 कार्य लिखिए। देखिए यहाँ पे अस्थि मज्जा के 2 कार्य लिखिए। भाई, चीजें हैं आसान। अस्थि मज्जा होता क्या है? जो हड्डी होती है ना, यदि हड्डी इस तरीके से है, देखिए, तो इसके अंदर क्या है वास्तव में? ऊपर वाले को बोलते हैं आरबीएम, मींस रेड बोन मैरो।
ये नीचे वाला भी क्या कहलाता है? आरबीएम, रेड बोन मैरो। बीच वाला कहलाता है डब्ल्यूबीएम। डब्ल्यूबीएम मीन्स व्हाइट बोन मैरो कहलाता है। और ये जो बोन मैरो है, आरबीएम और डब्ल्यूबीएम है, इसी का पूछा हुआ दो कार्य बताइए। याद रखे रहेंगे, डब्ल्यूबीएम में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है और आरबीएम में आरबीसी का निर्माण होता है। याद रखे रहेंगे, रेड ब्लड कार्पसेल्स का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। अस्थि का दो कार्य क्या है? एक व्हाइट बोन मैरो का काम है व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करना, और डब्ल्यूबीएम का काम है क्या? डब्ल्यूबीएम का काम है व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करना, और आरबीएम का काम है रेड रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करना, मींस आरबीसी का निर्माण करना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए। क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किण्वन पेय के दो उदाहरण दीजिए। किण्वन पेय क्या है? ये फर्मेंटेड लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे अल्कोहल की बात किया जाए, विस्की, ब्रांडी, रम, याद रखे रहेंगे, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब क्या है? ये किण्वन पेय पदार्थ है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है फॉर्म बाय फर्मेंटेशन एंड फॉर्म बाय विदाउट डिस्टिलेशन। सॉरी, ये करना है फॉर्म बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड फॉर्म बाय विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये चीजें आती हैं। तो ध्यान में रखे रहेंगे, किण्वन पेय का दो उदाहरण क्या है? बियर, विस्की, ब्रांडी और रम है। ये चीजें ध्यान में रखे रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, एक खरपतवार का नाम लिखिए। देखिए भाई, खरपतवार क्या होता है? ऐसे 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 प्लांट, ऐसे पौधे का समूह जिनको बिना उगाए खेतों में उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, जैसे गाजर घास की हम बात कर रहे हैं। गाजर घास एक्चुअली में क्या है? एक प्रकार का खरपतवार है, और इसको नष्ट करने के लिए दवाइयां आती हैं, जिसे कहा जाता है खरपतवार नाशक दवाइयां। ठीक है, चीजें आसान है। देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन है, बस नाम ही आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है। खरपतवार नाशक, सॉरी, एक खरपतवार का नाम लिखिए तो गाजर घास है, इसे आप ध्यान में रखे रहेंगे। ठीक है बात है। नेक्स्ट चलते हैं, ये होगा आपका दो नंबर का क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान में रखे रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यूपी बोर्ड एग्जाम में टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यू होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। अब आ गए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा जो क्वेश्चन है ये वास्तव में दो नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान में रखे रहेंगे। सॉरी, 5 क्वेश्चन होते हैं, दो नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान में रखे रहेंगे। इसमें भी क्वेश्चन कितना होगा भाई? 5 होने वाला है। क्वेश्चन याद रखे रहेंगे, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन और दो नंबर के 5 क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे। चलिए आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 2 नंबर पे। क्वेश्चन देखिए, आसान ही पूछे जाएंगे, आपके पास लिखने का समय कम पड़ जाएगा, इतने आसान क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन और इसका आंसर बताइए। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, यदि पिछले बार शुक्राणु पूछा है ना, इस बार अंडाणु पूछेगा। यदि पिछले बार नर जनन अंग पूछा होगा ना, इस बार मादा जनन अंग पूछने वाला है। तो चीजें आसानी होती हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, मुझे बहुत अच्छा ड्राइंग तो नहीं आता है, बट मैं आपको बना करके बता सकता हूं। इसे कहते हैं एक्रो, इसे कहते हैं हेड कहते हैं, इसमें डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, इसे कहा जाता है मिडिल पीस, और ये जो होता है ना शुक्राणु का पूंछ वाला हिस्सा होता है। तो याद रखेंगे, इसे क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे, हेड बोलेंगे। इसे मिडिल पीस बोला जाता है, मिडिल पीस बोलते हैं, मिडिल पार्ट बोलते हैं। और ये वाला जो रीजन होता है इसे बोलते हैं टेल बोलते हैं, या फिर पुंक्ष बोला जाता है। बस यही बता देना है। शुक्राणु का नामांकित चित्र, नाम लिख दीजिए सबका। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, याद रखे रहेंगे। ऊपर की तरफ एक्रोसोम होता है। यदि आप इस तरीके का डायग्राम बना देते हैं, पूरे 2 में 2 नंबर आप लेकर के जाएंगे अपने घर पे, क्योंकि यूपी बोर्ड में बहुत लंबी चीजें पूछी नहीं जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर आप यूं बता दें, छोटे से में बता दे। यही तो यूपी बोर्ड की खासियत होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रमोटर का 2 कार्य लिखिए। क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए कितना आसान है। प्रमोटर होता क्या है? वास्तव में जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं ना, वास्तव में जो डीएनए मॉलिक्यूल है, तो डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होते हैं, जैसे देखिए मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये डीएनए है, ये क्या है भाई? डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर क्या हो रहा है कि एक साइट होता है, इसे बोलते हैं इनिशिएशन साइट, और एक होता है टर्मिनेशन साइट। इनिशिएशन साइट पे 41 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। इनिशिएशन साइट पे 41 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, जिसे बोलते हैं प्रमोटर रीजन। इस रीजन को क्या बोलते हैं भाई? प्रमोटर रीजन, प्रमोटर मोटर रीजन बोलते हैं। और इस प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है। ये क्या है भाई? आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएससी। तो पहला ही पॉइंट हो गया, इस प्रमोटर का पहला ही कार्य हो गया है, प्रमोटर इज द एक्चुअल साइट वेयर इज द आरएनए पॉलीमरेज आर बाइंड। प्रमोटर क्या है? वह स्थान है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है। ठीक है बातें। दूसरी बात समझिएगा, ये पहला काम हो गया, एक्चुअल साइट वेयर इज द आरएनए आर बाइंड। अब दूसरा काम देखिए, दूसरा प्रमोटर का क्या होता है, ये तो मैंने पहला आपको बता दिया, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। दूसरा देखिए, जो डीएनए है ना, इस डीएनए से एमआरएनए बना रहता है। तो ये एमआरएनए का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है भाई? स्टार्टिंग पॉइंट वास्तव में यही है, इसी को स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होना इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो बस दो ही काम लिखना है प्रमोटर का, और हमने आपको दोनों पॉइंट बता दिए, दोनों बता दिए। तो बताइए आरएनए पॉलीमरेज का, सॉरी, प्रमोटर का क्या काम होता है? पहला है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना, और यहीं से स्टार्ट होता है इनिशिएशन की प्रक्रिया, यहीं से स्टार्ट होती है, आरएनए का बनना यहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा, संक्रमण रोग के नियंत्रण के लिए कोई दो विधियों का नाम बताइए। देखिए पहली बात, संक्रमण रोग कौन है? वे रोग जो फैलते हैं, छूने से फैलते हैं, टच करने से फैलते हैं, उन तरीके के बीमारियों को संक्रमण रोग कहा जाता है। याद रखे रहेंगे। और इन संक्रमण रोग को बचने के लिए दो विधियां बताना, मैं आपको दो विधि बताता हूं। पहला विधि ये है कि आप अपने आप को साफ सफाई रखें, साफ सफाई रखें, पहला है। दूसरा बात है कि आपके आसपास में यदि कहीं गंदे नाली है तो नाली को ढक कर रखें। बताओ भाई, नाली को ढक करके रखें। और तीसरा चीजें ध्यान रखिएगा, तीसरा चीजें, रोगी युक्त व्यक्ति के पास जाने से परहेज करें। दो पूछा था, हमने आपको तीन बता दिया। जो संक्रमण रोगी हैं, जिनको संक्रमण वाला बीमारी हुआ है, उसके पास जाने से रोकें ताकि बीमारी फैल ना सके। तो ये संक्रमण रोगों के नियंत्रण के लिए दो थे आपके पास, दो ही नहीं, हम आपको तीन बता दिए। यह तीनों क्या है? ये संक्रमण रोगों को फैलने से दो विधियां हैं। नेक्स्ट है सीएमआई। क्या होता है? सीएमआई को बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सीएमआई बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। अब सीएमआई क्या है? क्योंकि मैं बात बता रहा हूं, हमारे बॉडी में दो सेल्स होते हैं, एक को बोला जाता है बी लिम्फोसाइट्स, और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स होता है। टी लिम्फोसाइट्स वास्तव में क्या करता है? यह आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करता है बैक्टीरिया को, ऐसे कह लीजिए
पैथोजेंस को। और बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, ये वास्तव में एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी बना करके ऐसे कर लिए पैथोजेंस को किल करने का काम करता है। और ये दोनों का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन सेल करता है, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे CMI कहा जाता है, कोशिका माध्यदित प्रतिरक्षा के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखे रहेंगे, कोशिका माध्यदित प्रतिरक्षा है क्या, CMI है क्या, हमने आपको बता दिया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोपाइरेसी क्या है। देखिएगा, बायोपाइरेसी है क्या, बायोपाइरेसी का मतलब ही है जब किसी मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा या फिर किसी दूसरे देश का कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस बिना उसे पूछे, बिना अनुमोदन का उसके देश के जैव रिसोर्सों का प्रयोग करना बायोपाइरेसी कहलाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के इसे बहुत आसानी से समझा सकता हूं। मान लीजिए ये आपके पास जो है एक साइकिल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक साइकिल है। सपोजेड साइकिल तो मेरा बहुत गंदा बन गया। ये साइकिल को बिना आपसे पूछे, बिना इसे भुगतान किए किसी दूसरा व्यक्ति का उपयोग करना क्या कहलाता है, बायोपाइरेसी कहलाता है। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा, ऐसा डेफिनेशन याद रखे रहिएगा, किसी मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा उस देश का जैव रिसोर्सेस का उपयोग करना बिना उस देश के लोगों से पूछे, बिना उसके अनुमोदन दिए, क्या कहलाता है, बायोपाइरेसी कहलाता है। ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है बातें। ये सभी क्वेश्चन हम आपको एक एक पॉइंट वाइज बता दिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। पहले ये हमने बातें बता दिया था, फिर हमने ये तीसरे क्वेश्चन बता दिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है और एक एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चल रहा हूं, देखिए समझिए क्या है। मैंने शुरू में ही बात किया था, शुरू में हमने एक बात रखा आपके सामने कि यूपी बोर्ड एग्जाम की बात करें ना, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है। अब ये बात आ गई क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 3-3 नंबर होगा। ध्यान में रखे रहेंगे, ये देखिए 3-3 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैं यही बात बताने वाला था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये चीजें होंगी कैसे, आइए समझिए। क्वेश्चन नंबर चौथा का क आंसर देखिए और इसका आंसर खुद बताइए। पूछा है त्रिसंलयन क्या है, मींस हमें लग रहा है ये पूछ रहा है ट्रिपल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। मैं आपको छोटे से में बात बताता हूं। सिंगैमी एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज कलेक्टिवली नोन एज ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। हिंदी में देखिए इस बात को, हिंदी में देखिए और समझिए ये चीजें हैं क्या। ट्रिपल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन का मतलब जब मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सिंगैमी कहते हैं, GAMY, है ना। दूसरा बात, जब मेल का एक गैमेट्स और प्लस पोलर न्यूक्लियस को ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं, ध्रुवीय कोशिका, ये जब मिलते हैं ना तो इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, DUBLE, डबल फर्टिलाइजेशन, और इसे बोलते हैं सिंगैमी। गलती बोल दी क्या, गलती बोल दी, देखिए यहां पे देखिए, इसे बोलते हैं सिंगैमी, SYN, सिंगैमी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
तो फर्टिलाइजेशन एंड सिंगैमी इज कलेक्टिवली नोन एज ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ध्यान में रखे रहेंगे। और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन से थ्रीयन न्यूक्लियस का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं भ्रूणपोष बोलते हैं, भ्रूणपोष बोलते हैं। ठीक है, बातें चीजें हैं, आसानी है, बहुत ज्यादा टफ है नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। अपरा क्या है? अपरा मीन्स प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा का दो ठे कार्य बताइए। भाई प्लेसेंटा है क्या? प्लेसेंटा वास्तव में बच्चे और मां के बीच का, ये देखिए भाई, मदर मदर और चाइल्ड के बीच का, चाइल्ड का बीच का एक पाइप जैसी संरचना है, जो न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिटिव मटेरियल को ट्रांसफर करता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल को ट्रांसफर करता है कहां पे? बच्चे के पास। तो इसे ही क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अपरा क्या है? अपरा वास्तव में मादा और बच्चे के बीच का वो भाग है जो पोषण प्रदान करता है बच्चे को माता से। इसका दो ठे कार्य, इसका कोई एक ही कार्य लिखना है, 3 नंबर का कार्य लिखिए। इसका मुख्य कार्य है भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, बच्चे के पास इसेंशियल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये इसका काम है, ध्यान में रखे रहेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है क्या। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक पॉइंट की एनालिसिस करेंगे। ये क्या हो गया? मिट नहीं रहा भाई। नेक्स्ट है बहुजीनी वंशानुगति क्या कहलाता है? बहुजीनी वंशानुगति की बात करें ना, बहुजीनी वंशानुगति, ध्यान रखिएगा, जब एक जीन की बात करें, जब जीन क्या हो? जीन एक हो, इसे बोलते हैं एक जीन की वंशानुगति। जब जीन दो हो, इसे बोलते हैं दो जीन की वंशानुगति। और जब जीन 3 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, मोर देन 2 हो, तो इसे बोलते हैं बहुजीनी वंशानुगति। और बहुजीनी वंशानुगति का कई उदाहरण है, मैं एक आपको बता दे रहा हूं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें 3 जीन होते हैं। पहले जीन का नाम है IA, दूसरे जीन का नाम है IB, और तीसरे जीन का नाम है स्मॉल आई। यानी ये 3 जीन हैं, ये तीनों जीन क्या करते हैं? ये ट्रांसमिट होते रहते हैं, इसे कहा जाता है बहुजीनी। और उदाहरण क्या है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षण संकरण का आरेखित चित्र बनाइए। देखिए भाई, परीक्षण संकरण क्या है? परीक्षण संकरण क्या होता है? देखिए, ये परीक्षण संकरण का इसे बताना है, और इसे क्यों कराया जाता है, ध्यान में रखे रहेंगे। परीक्षण संकरण कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैरेंटल जीनोटाइप का आइडेंटिफाई करना। जैसे मान लीजिए एक कोई लंबा पौधा है, कैपिटल टी, इसका क्रॉस करा रहे स्मॉल टी से, तो इससे क्या बनेगा? कैपिटल टी। इससे क्या बनेगा? स्मॉल टी। दोनों को मिलाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। जनरेशन कौन सा होगा? F1 जनरेशन होगा, याद रखे रहेंगे। तो जब F1 जनरेशन का क्रॉस सिर्फ रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं ना, तो इसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। बस यही आपको बनाना है और लिख देना है। मतलब कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराएं तो यही क्या कहलाएगा? आपका टेस्ट क्रॉस कहलाता है। भाई क्यों कराते हैं इसे? पेरेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, पैरेंटल टेस्ट के लिए, पैरेंटल आइडेंटिफिकेशन के लिए, या फिर पैरेंटल जीनोटिपिक आइडेंटिफिकेशन, जीनोटाइप। पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ध्यान में रखे रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन देख करके आंसर बताइए। परीक्षण संकरण हो गया। एक चीज और भी समझिए जरा, कुछ मिनट तक और रुकिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था?
एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था भाई, 3 में 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 में 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपके हैं ये 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन है। देखिए क्या है और देख करके इसको सॉल्व करके बताइए कि ये चीजें हो कैसे रही हैं और इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। प्राकृतिक वर्ण क्या होता है भाई, इसे नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत सबसे पहले डार्विन ने दिया था और डार्विन ने एक बात कहा गया था, डार्विन ने एक बात कहा था, क्या कहा था कि नेचर जो है ना वो इंडिविजुअल को सेलेक्ट करती है, इन्वायरमेंट में रहने के अनुकूल बनाती है, और यदि वो इंडिविजुअल इन्वायरमेंट में रहने के अनुकूल हो जाता है तो नेचर उसे सेलेक्ट कर लेगी, अन्यथा नहीं करेगी। यही बात डार्विन ने कहा था और इसे ही बोलते हैं प्राकृतिक वर्ण या फिर नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है बात, क्वेश्चन भी मिल गया और आपको आंसर भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के कार्य क्या कौन कौन से हैं। भाई देखिए बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का कार्य बताना है। मैं आपको छोटे से में बता देता हूं बी लिम्फोसाइट्स का काम और टी लिम्फोसाइट्स का काम। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स का काम मेन काम होता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। देखिए छोटे से में हम आपको बताते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना पहला काम होता है। टी लिम्फोसाइट्स का एक काम होता है कि जा करके पैथोजेंस का आइडेंटिफिकेशन करना। एक ही काम बता दिए, दोनों में एक एक काम बता दिए। तो अब किस बात की, ये ध्यान में रखे रहेंगे और इसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन का आंसर देंगे। बी लिम्फ, एलर्जी क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी क्या है। एलर्जी क्या है, वास्तव में जब आप किसी नए जगह पे जाते हैं तो ऐसी क्वेश्चन का आंसर लिखना, बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं लिखना है आपको। जब आप किसी नए स्थान पे जाते हैं तो आपके शरीर में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन एलर्जी कहलाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप यदि अपने मामा के यहाँ गए और अचानक से आपके शरीर में खुजली, छींक आना ये सब स्टार्ट हो रहा है और फिर आप जब अपने घर पे आए तो वो अचानक सही हो जा रहे हैं, तो ये वास्तव में क्या होते हैं, एलर्जी कहलाते हैं। एलर्जी एलर्जेंस के कारण होता है जो इन्वायरमेंट में उपस्थित होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखे रहेंगे। और एलर्जी में मास्ट कोशिकाएं हिस्टामिन नामक केमिकल का सिक्रेशन करती हैं और इस एलर्जी को खत्म करने के लिए एंटी हिस्टामिन टैबलेट खाते हैं जो एविल में पाया जाता है। तो ये बात हो गई एलर्जी क्या है और एलर्जी में चीजें क्या क्या होती हैं। ठीक है बातें, आगे बढ़ते हैं नए चीजों पे। क्या है, पोसी स्तर क्या होता है। देखिए पोसी स्तर क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैफिक लेवल। ट्रैफिक लेवल बोलते हैं, पोसी स्तर ट्रैफिक लेवल बोलते हैं। अब ट्रैफिक लेवल है क्या, तो ट्रैफिक लेवल पोसी स्तर 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है उत्पादक, प्रथम पोसी स्तर, द्वितीय पोसी स्तर, तृतीय पोसी स्तर और चतुर्थ पोसी स्तर। देखिए ट्रैफिक लेवल की बात कर रहा है, प्रथम पोसी स्तर, द्वितीय पोसी स्तर, तृतीय और चतुर्थ पोसी स्तर। प्रथम पोसी स्तर में ये ध्यान रखे रहेंगे उत्पादक आते हैं, उत्पादक आते हैं। ठीक है बात। द्वितीय पोषी स्तर में उपभोक्ता आते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, और ये उपभोक्ता 2 प्रकार के उपभोक्ता, जैसे मान लीजिए बकरियां आ गई है ना, बकरी को खाने वाला तृतीय पोषी स्तर में, मान लीजिए कुत्ता आ गया है ना, कुत्ता भी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। अब कुत्ता को खाने वाला शेर या शेर की बात करें, ये हो गया चतुर्थ पोषी स्तर। ये पोषी स्तर होते हैं। एक पारी तंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों को समझाइए। अब एक घास के मैदान में देखिए उत्पादक कौन होगा, घास होगा। उपभोक्ता कौन होगी, बकरी होगी। बकरी को खाने वाला कौन होगा, कुत्ता होगा। कुत्ता को खाने वाला आदमी हो सकता है या फिर शेर हो सकते हैं। ठीक है, यही चीज आपको
लिखना था। क्वेश्चन आसानी है और आपको बस इसका आंसर देना। पोसी स्तर क्या होता है ये चीज हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूर्ण सशक्ता क्या होता है और सूक्ष्म सूक्ष्म प्रवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसे आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है ना, आप इस चीज को इंग्लिश में देखिए। 6वें का क्वेश्चन था, देखिए 6वां का क्वेश्चन क्या है, इसको एनालिसिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी वास्तव में क्या होती है और माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। टोटिपोटेंसी वास्तव में वो छोटी सी सेल्स होती हैं जो प्रत्येक ऑर्गन के निर्माण करने के लिए कैपेसिटी होती है, उन्हें टोटिपोटेंट सेल कहा जाता है। और उन टोटिपोटेंट सेल से किसी ऑर्गन का निर्माण करना, किसी अंग का निर्माण करना माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। पौधे में आसानी से कर लिए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है, बहुत छोटे से में आपको लिख लेना है और आंसर पा लेना है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षीय अणु की संरचना बनाइए। एक प्रतिरक्षीय अणु की संरचना बनाइए। भाई प्रतिरक्षीय अणु का मतलब क्या है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी में हम आपको बताए हैं ऐसा एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। 2 ठे लाइट चेन होते हैं, L2 लाइट चेन कहलाते हैं। और ये जो होता है ना हैवी चेन कहलाता है। 2 ठे कौन होते हैं, हैवी चेन होते हैं। इन्हें H2L2 के नाम से जाना जाता है या फिर L2H2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है बातें। आइए एक एक चीज को और भी देखते हैं। जीन चिकित्सा क्या होता है, एडिनोसिन डाइअमीनेज की कमी का उदाहरण देते हुए समझाइए। जीन चिकित्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं इंग्लिश में। जीन थेरेपी वास्तव में क्या है, कितने नंबर में पूछा है, 3 नंबर में पूछा है। बस इसका आंसर दीजिए और इसका आंसर दीजिए। जीन चिकित्सा होता क्या है, वास्तव में जब किसी भी इंडिविजुअल के जीन में प्रॉब्लम हो जाए तो उस जीन को ठीक करना जीन चिकित्सा कहलाता है। जीन चिकित्सा में एग्जांपल दीजिए एडिनोसिन डाइअमीनेज का। एडिनोसिन डाइअमीनेज क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक एंजाइम है जिसकी कमी हो गई थी। एक 4 वर्षीय लड़की जिसका नाम है अशांति दी सिवला, 4 वर्षीय लड़की में कमी हो गई थी। इसको ठीक किया गया था बोन मैरो ट्रांसप्लांट और बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स के ट्रीटमेंट करके। यही क्या कहलाता है, एडिनोसिन डाइअमीनेज की जब कमी हो जाती है तो आपका इम्यून सिस्टम ऐसे कह लीजिए बहुत कम काम करने लगता है, जिसके कारण से वायरल इंफेक्शन और मल्टीपल टाइप के इंफेक्शन के कारण आपकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या कहलाता है, जीन चिकित्सा कहलाता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। पौधों में कीट परागण की क्रिया से सौंपकर्ता का उदाहरण है, इसको समझाइए। भाई एक चीज देखो, मान लीजिए एक पौधा है, मान लीजिए ये पौधा है ना, ये सपोज दैट कोई पौधा है, ये मान लीजिए पौधा है और इसमें फ्लावर लगा हुआ मेल और फीमेल है। और ये जो है ना एक कीड़ा है, ठीक है, ये कीड़ा है। तो भाई पौधा पे जब जाएगा ये कीड़ा ना, तो कीड़े को क्या मिला, खाना मिल गया और बदले में इसको क्या हुआ, पॉलिनेशन हो गया इसका। मिस क्या हो रहा है, कीट के द्वारा पौधे को लाभ मिल रहा है, भाई लाभ मिल रहा है और कीड़ों को भी लाभ मिल रहा है। कीड़े को क्या हो रहा है, खाना मिल जा रहा है और पौधे को भी लाभ मिल रहा है, पॉलिनेशन हो जा रहा है। तो यह एक प्रकार का जो है सिम्बियोसिस का एग्जाम्पल है, कह सकते हैं। ठीक है बात, कोई डाउट है तो बताइए आप। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन खत्म हो गए। आपको कितने क्वेश्चन खत्म हो गए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म कर लिए, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। भाई यही जो नंबर है ना आपको वेटेज नंबर कहलाते हैं और इसमें आप 5 में 5 नंबर गेन कर सकते हैं। एक यूपी बोर्ड की मैं खास बात बताता हूं, जो यूपी बोर्ड है ना, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक 5-5 नंबर के होते हैं। यदि ये तीनों कर लिए ना, डायरेक्ट 15 नंबर आपके हाथों में मिलने वाला है।
तो इस क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है भाई। करना कैसे अभी मैं बताता हूं। कम से कम 2 पन्ना इसमें लिखिएगा जरूर। इन तीनों की हम बात करने रहे हैं। इन तीनों में आपको कम से कम कितने पन्ने लिखते हैं? 2 पन्ने से कम आप मत लिखिएगा, क्योंकि एक पन्ने पे आपको कम से कम इतने नंबर आपको पाने होते हैं। क्वेश्चन जिस तरीके से लिखा हो उस तरीके से आंसर देने की कोशिश करना आप। ठीक है बात। और भी मैं मुझे एक बात समझाना था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के पास जरूर अथवा करके दिया रहता है, अथवा करके दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में जरूर जो है अथवा करके दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में जरूर जो है अथवा करके दिया रहता है। मीन्स क्या है, ये क्वेश्चन 3 ही है जिसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो भाई इन तीनों को छोड़ना क्यों? क्योंकि ये काफी आसान होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। और मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को गेस कैसे करेंगे। हालांकि मैं लास्ट वाले वीडियो में, जो न्यू मेरा वीडियो आने वाला है 14-15 तारीख को, उसमें मैं श्योरली बता दूंगा कि इस बार बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे और कौन कौन क्वेश्चन आएगा। हाँ, बस असर तो ये होना चाहिए कि आप हमारे सारे वीडियो को देखें, तब आपको पता चलेगा। आइए देखते हैं अंड जनन क्या है। भाई अंड जनन का मतलब जाहिर सी है कि अंड के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। अब पूरा उसका प्रोसेस लिख दीजिए ना, जो मैं आपको प्रोसेस का नोट्स दिया हूं। वो जेनेसिस कैसे होता है, वो गोनिया का निर्माण होता है, प्राइमरी वो साइड, सेकेंडरी वो साइड, वो टिड, वो जुआ, और लास्ट में एग का निर्माण होता है। पूरा प्रोसेस लिखिए उसको जब ये पूछा हुआ अंड जनन, क्योंकि ये पूरे 1 नंबर में है। तो 1 नंबर में डिफिनीशन हो गया आपका। आगे इसका आरेखीय निरूपण सहायता द्वारा अंड जनन की प्रक्रिया का वर्णन करिए। जो भी एनसीईआरटी में आप देखेंगे, जो डायग्राम दिया हुआ है उसको एनालिसिस करके आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विथड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, ड्रग्स अल्कोहल के सेवन के लिए कैसे प्रेरित करता है। ये बात हम आपको हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपकी कॉपी में नोट करवाया हूं, वहां से देख लेना। अनुकूलित विकिरण क्या है? अनुकूलित विकिरण एडाप्टिव रेडिएशन, वही जो क्या कहते हैं, जो वैज्ञानिक ने पूरे देश का भ्रमण किए थे, उनका नाम क्या है अभी मेरे माइंड से उतर गया, मैंने अभी ऊपर वाले वीडियो में बताया था। उन्होंने इसका अनुकूलित विकिरण का नाम दिया था, हाँ डार्विन उन्हें कहते हैं। डार्विन ने अनुकूलित विकिरण का कॉन्सेप्ट दिया था। मार्सुपियल्स का एग्जांपल देकर के नोट्स में लिखवाए हैं, वहां से देख लेना। अथवा अनुवांशिक पुनर्संयोजन तकनीकी क्या होता है, इसे भी बात नोट्स में पढ़ाए हुए हैं, वहां से देख लीजिएगा। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैं एक आपको हिंट देने वाला हूं। देखिए ये पारितंत्र जो है ना, इसे तो पूछो ही नहीं भाई। अक्सर तालाब का विस्तृत, एक पारितंत्र का विस्तृत वर्णन 5 नंबर में मिल जाता है। तो इकोसिस्टम वाला चैप्टर छोड़ करके नहीं जाना है। भले ही तालाब का मिल सकता है, या फिर मान लीजिए किसी घास के मैदान का इकोसिस्टम का मिल सकता है। ये पूछा हुआ है। संकटग्रस्त जातियां कौन होती हैं? जो जातियां विलुप्त हो रही हैं, संकटग्रस्त जातियां हैं। और जैव विविधता क्या होता है, ये बातें मैंने आपके नोट्स में लिखवाया है। वीडियो ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप में करके हम आपको देने वाले हैं। बस मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करवा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन आ कैसे रहा है। पढ़ना तो आपको है, किस तरीके से पढ़ना ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से देखिए कौन बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को लेकर के क्वेश्चन का आंसर पढ़ जाइए। क्वेश्चन तो खैर बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाता है। जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट को लिखना चालू करिए। उस तरीके से आप लिख जाएंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा बड़ी होता नहीं है, छोटी छोटी बातें होती हैं। इंग्लिश वर्जन की बात करें, इंग्लिश में भी सेम वही क्वेश्चन है। आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश वाले पन्ने पे जाकर के उस क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है बातें। ऐसे ही प्रत्येक दिन, रोज के दिन एक एक हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे और लास्ट में 15 तारीख को मैं ये एनालिसिस करके बता दूंगा कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और श्योरली देख लीजिएगा, जो मैं गेस करता हूं उस तरीके के क्वेश्चन हूबहू यूपी बोर्ड एग्जाम में मैच कर जाते हैं। तो ठीक है, बस बात यहीं तक रखते हैं और नए चीजें नए वीडियो के साथ हम लोग लेकर के आएंगे और लास्ट में पढ़ेंगे ये बातें।
थोड़ा सा और देख लीजिए। यूपी बोर्ड एग्जाम की एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, 15 मिनट तो श्योरली पढ़ने के लिए 70 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 3 घंटे 15 मिनट में आपको सॉल्व करने रहते हैं। खैर, वीडियो को अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए ताकि उसका भी ये क्वेश्चन पेपर ना छूटे और आने वाले समय में क्वेश्चन का आंसर बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।